नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 16 दिसंबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, सत्र को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज शुरू हो गया है। यह 6 नवंबर से शुरू है, जिसमें आगामी 18 दिसंबर यानी रविवार को 9:30 बजे यह प्रारंभिक मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, आगामी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाएं। और दोस्तों, इस बार पीटीएस में भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह मॉक टेस्ट होगा, तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के सत्र की ओर। तो पहला टॉपिक है, पृष्ठ संख्या 8 पर आया हुआ है। इसको हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन द फेडिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, यानी अहस्तक्षेप के लुप्त होते सिद्धांत पर विचार की चर्चा की गई है। दोस्तों, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनावपूर्ण बातचीत में यह याद रखना सार्थक है कि कुंजी किसके पास होनी चाहिए। तो ऐसे में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के अत्यधिक महत्व पर विचार किया है। तो दोस्तों, यह पूरा टॉपिक शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होगा। तो दोस्तों, इसमें शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है क्या, इस पर हमारे देश की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने क्यों जोर देकर कहा है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम यह जानने की आवश्यकता है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो सर्वप्रथम अरस्तु ने सरकार के शक्ति को असेंबली, मजिस्ट्रेसी, जुडिशियरी नामक 3 विभागों में बांटा था। हालांकि सुचारू तथा संगठित परिभाषा यह शक्ति के पृथक्करण की नहीं थी। और दोस्तों, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का वास्तविक तथा सुचारू प्रतिपादन फ्रेंच दार्शनिक मोंटेस्क्यू को जाता है। यह सिद्धांत ट्रायस पॉलिटिका के सिद्धांत पर आधारित है, जो शासन की शक्ति को 3 भागों यानी विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में विभाजित करता है। यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचा सकता है तथा राज्य की शक्ति के समक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकारने वाला प्रथम देश था। दोस्तों, यह शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत राज्य के सुशासन के लिए उपयोगी एक तंत्र है। और शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में सरकार के 3 अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसा कि हमारे भारत में भी यही व्यवस्था है, के मध्य पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करता है। यानी इसका तात्पर्य यही है। तो इस प्रकार विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। कार्यपालिका विधायिका या न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन नहीं कर सकती तथा न्यायपालिका विधायी या सरकार की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। तो इसका तात्पर्य यही कि सरकार के प्रत्येक अंग को अन्य अंगों से स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहिए, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भारत में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत की बात की जाती है तो भारत में यह सांकेतिक रूप में है। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता शक्ति के पृथक्करण को प्रदर्शित करती है। यद्यपि भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से इस पृथक्करण की बात नहीं की गई है, परंतु संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों तथा न्यायालय की व्याख्याओं द्वारा शक्ति का पृथक्करण भारत में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संसद में समस्त विषयों की चर्चा हो सकती है, परंतु न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण की चर्चा संसद अथवा विधायिका में नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 तथा अनुच्छेद 194 में वर्णित संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई पर न्यायिक हस्तक्षेप की मनाही करता है। संसद के सत्र के दौरान किसी सांसद को साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहां तक कि संसद के सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले तथा 40 दिन बाद तक सिविल मुकदमों में बंदी नहीं बनाया जा सकता। न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका अथवा कार्यपालिका का योगदान नहीं रहता है। कार्यकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन भत्तों इत्यादि में भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके साथ ही इनका वेतन भारत की संचित निधि से
व्यय होता है, जिसके व्ययन पर संसद में वोटिंग नहीं होती। भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप तथा एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का एक साथ होना शक्ति के पृथक्करण का उदाहरण है। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा शक्ति के पृथक्करण को दर्शाता है। इसके साथ ही शक्ति का पृथक्करण बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक प्रमुख पार्ट है। दोस्तों, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में टकराव का कारण क्या है? दोस्तों, संविधान में स्पष्ट रूप से शक्ति के पृथक्करण का वर्णन नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप ये तीनों शक्तियां एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर देती हैं, जिसके कारण निम्न हो सकते हैं। जहां भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है, वहीं संविधान के उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिरक्षक मानकर कानूनों के व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को दे दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 13 के बारे में आपको पता होगा। यह स्पष्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन करने वाली विधि शून्य होगी, जिसमें विधि निर्माण का कार्य विधायिका का है तथा उसकी वैधता परीक्षण का कार्य न्यायपालिका का है। भारत में विधायिका तथा कार्यपालिका में पूर्ण विभाजन नहीं है। विधायिका के सदस्य ही मंत्री बनकर कार्यपालिका की भूमिका का निर्वहन करते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय विधि का कार्य करते हैं। लोकतंत्र का मूल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तथा शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का मूल कारण ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है, और यह शक्ति जिसमें शासन की वैधता को निरंकुश होने से बचाता है। यह विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभों में से एक है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कार्य के भार को कम करता है, जिसमें दक्षता में वृद्धि होती है, और यह सुशासन को भी बेहतर बनाता है। सरकार से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। शक्ति का पृथक्करण इस आवश्यकता को भी कम कर देता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाने पर तीनों अंगों को एक दूसरे के कार्यों का बोझ नहीं रहेगा, जिससे न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्शों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, यद्यपि राज्यों के तीनों अंगों के मध्य सीमाएं अस्पष्ट हैं, फिर भी उनके कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण पृथक्करण विद्यमान है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत विद्यमान नहीं है। यह नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के रूप में विद्यमान है। जैसे कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उदाहरणार्थ कार्यपालिका द्वारा बजट को पारित करने तथा संचित निधि में भुगतान को प्राधिकृत करवाने हेतु विधायिका के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका संविधान के व्याख्याता तथा जनता के अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, और यह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। तो दोस्तों, नियंत्रण और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को मिनर्वा मिल्स वाद के पश्चात और अधिक महत्व प्राप्त हुआ। ध्यातव्य है कि इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। समग्र रूप से शक्ति का पृथक्करण यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का कोई भी अंग इतना अधिक शक्तिशाली न बन सके कि उसे संवैधानिक संरचना के तहत अन्य अंगों द्वारा नियंत्रित किया जा सके। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत को हम महत्वहीन नहीं कह सकते हैं। सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप से बचते हुए अपनी सीमा में रहना चाहिए। तो इस रूप में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाना न केवल उपयोगी वरन आवश्यक भी होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 9 पे आया हुआ है, इसको राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। इज द आरटीआई एक्ट फुलफिलिंग इट्स पर्पज? क्या आरटीआई अधिनियम अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है? तो इसी से संबंधित यह लेख है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या महत्व है, इसके क्या प्रावधान हैं। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, और इसका उद्देश्य यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों के रिकॉर्ड तक पहुंचना यानी पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना इस आरटीआई का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो मुख्य प्रावधान है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, और यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था
की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों की भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। तो इस तरह से कई ऐसे और प्रावधान हैं। तो क्या आरटीआई अधिनियम अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है? तो यह लोगों के लिए सबसे सशक्त विधानों में से एक रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा कानून है जो सरकार को समयबद्ध तरीके से जवाब देने के लिए बाध्य करता है, ताकि उन्हें सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए जानकारी मिल सके। कानून ने कई तरह के सत्ता के संतुलन को शासितों के पक्ष में झुका दिया है। दोस्तों, आरटीआई की अगर उपलब्धियों की बात की जाए, जैसे प्रसिद्ध 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, यह घोटाला उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण था। इस घोटाले के कारण भारत सरकार को 1,76,645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और यह बड़ा घोटाला तब सामने आया जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अधिनियम का उपयोग करके इसके खिलाफ एक आरटीआई दायर की थी। इसी तरह से 2010 का कॉमनवेल्थ गेम, एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा दायर एक आरटीआई से पता चला था कि दिल्ली ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दलित समुदाय के कल्याण के हेतु रखे हुए फंड से 744 करोड़ रुपए निकाले थे। साथ ही आरटीआई से यह भी सामने आया कि निकाले गए पैसों का प्रयोग जिन सुविधाओं पर किया गया वे सभी मात्र कागजों पर ही था। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह सूचना का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस अधिनियम के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे जागरूकता का अभाव। दोस्तों, सर्वेक्षण से यही पता चला है कि इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों में से मात्र 15% ही आरटीआई के अधिनियम के बारे में जानते हैं। सर्वेक्षण से यह भी बात सामने आई है कि अधिकतर लोगों को इस बारे में या तो मीडिया से पता चलता है या किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मिलती है। इसका अर्थ यही हुआ कि आरटीआई संबंधी जागरूकता को लेकर उसकी नोडल एजेंसी का कार्य काफी सीमित है। इसी तरह से लोगों को दी जाने वाली सूचना की खराब गुणवत्ता। आरटीआई दाखिल करने वाले 75% कार्यकर्ता प्राप्त सूचना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्रमशः 91 और 96% याचिकाकर्ताओं ने आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना के संबंध में असंतुष्टि जाहिर की। साथ ही कई याचिकाओं ने अनावश्यक जानकारी प्राप्त होने की भी बात स्वीकार की। इसी तरह से ठीक समय पर सूचना का प्राप्त न होना। यह अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में सूचना को 30 दिन के भीतर प्रदान करना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त सर्वेक्षण में सामने यही आया है कि सूचनाओं के कुप्रबंधन के कारण 50% याचिकाकर्ताओं को इस अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। दोस्तों, अन्य कानून अधिनियम भी इस अधिनियम को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे डेटा संरक्षण विधेयक आ रहा है। इसे एक डेटा संरक्षण विधेयक इसके समक्ष चुनौती के रूप में आ सकता है। दोस्तों, नौकरशाही में अभिलेखों को रखने व उसके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमजोर है। सूचना आयोग को चलाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना और स्टाफ का भी अभाव है। सूचना के अधिकार कानून के पूरक कानूनों जैसे विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम का कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि यह अधिनियम 2005 को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाया गया था, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है आरटीआई तंत्र की विफलता के कारण यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक संस्थाओं को मिलकर आरटीआई अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी को और बढ़ाया जा सके। तो यह भी महत्वपूर्ण लेख था। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जो कि पृष्ठ संख्या 1 और 12 पर आया हुआ है। इसको अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। चाइना बिल्ड्स रोपवे रोड नियर ट्राई जंक्शन। तो दोस्तों, ये यानी ट्राई जंक्शन के पास चीन रोपवे बना रहा है। तो रक्षा सूत्रों के अनुसार यही पता चला है कि चीन, भारत, भूटान चीन ट्राई जंक्शन के किनारे तोरसा नाला के पास एक रोपवे स्थापित कर रहा है और यह पूर्वी क्षेत्र में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रहा है। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने बिग न्यूज में चर्चा भी की थी कि तवांग में सैन्य झड़प के बीच चीन ने डोकलाम के पास एक पुल का निर्माण किया है। और दोस्तों, यह डोकलाम क्षेत्र 2017 के बाद विवादों में आया और लगभग भारत और चीन के बीच 73 दिन तक इस पर
चला था विवाद। चीन अभी भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है, वहां पर अपने गांव भी बसा लिया है। तो भारत, भूटान और चीन के बीच डोकलाम विवाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह डोकलाम क्षेत्र है, तो यह ट्राई जंक्शन है। तो वर्तमान में यह विवाद इसलिए उभरा है क्योंकि चीन वन बेल्ट वन रोड के तहत सड़क का निर्माण कर रहा है और तिब्बत से जुड़ने के लिए यह कार्य कर रहा है। और दोस्तों, यह डोकलाम विवाद अगर देखा जाए तो वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। तो डोकलाम की स्थिति आप देख सकते हैं कहाँ है, तो भारत, चीन और भूटान के बीच एक 13 बिंदु है यह डोकलाम क्षेत्र। और दोस्तों, इस तरह से भारत और चीन के बीच तक अब तक इस पर जो है बहुत सारी वार्ताएं हो चुकी हैं। तो वर्तमान में यह विवाद इसलिए उभरा है क्योंकि दोस्तों, चीन का रोड निर्माण भारत, भूटान और चीन का जो तिराहा बिंदु है उसके एक क्षेत्र से करना चाहता है, जो कि भूटान और भारत दोनों ही देशों की सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, पहले भूटान ने इस सड़क के निर्माण के खिलाफ चीन का विरोध किया था। साथ ही भूटान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखकर अपनी सीमा सुरक्षा को बढ़ा दिया। भारत ने भी इस सड़क निर्माण कार्य पर अपनी असहमति जताते हुए इसका विरोध किया है। भूटान के साथ चीन का कोई राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन भारत के साथ भूटान की आपसी सहमति के साथ ही मैत्री संबंध भी है। भूटान ने इस चीनी आक्रमण के खिलाफ भारत से मदद भी मांगी थी। भारत की सहमति चीन को अच्छी नहीं लगी है, जिस वजह से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, भारत और चीन विवाद का मुख्य कारण यह है कि भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला यह चिकन नेक कह सकते हैं, यहाँ पर अगर ये अपना कर लेगा व्यवस्था तो ये सीधे जो है नॉर्थ ईस्ट में इंटर कर जाएगा। तो दोस्तों, चिकन नेक का यह हिस्सा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि चुंबी घाटी से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही चाइना ने रोड निर्माण करते हुए चुंबी घाटी से डोकलाम तक अपनी पहुंच बनाई है। उससे चीन के पड़ोसी देश के प्रति आक्रामक होते हैं, इससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भारत अब 1962 में हुए भारत चीन युद्ध की हार के इतिहास को नहीं दोहराना चाहता, इसलिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस निर्माण कार्य का कड़ा विरोध कर रहा है। दोस्तों, यह डोकलाम भारत के लिए क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसकी स्थिति, दरअसल डोकलाम विवाद भारत की सुरक्षा संबंधी समस्या है। यदि भारत इस विवाद में नहीं पड़ता है तो चीनी सेना भूटान को पछाड़कर इस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेगी और यहाँ पर चीनी सेना का आ जाने से वह चीन से यहाँ तक के लिए सड़क तैयार कर लेगी, जिसकी सहायता से उसकी सेनाएं किसी भी समय यहाँ सड़क मार्ग में आ सकेंगी। इससे भारत को सबसे बड़ा खतरा यह है कि यहाँ पर चीनी सेना आ जाने से भारत के सिलीगुड़ी क्षेत्र, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, खतरे में आ जाएगा। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर 27 किलोमीटर में फैला वह स्थान है जो कि उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों को भारत से जोड़ता है। यहाँ पर चीन की घुसपैठ हो जाने से चीन न सिर्फ उत्तर पूर्वी के 7 सिस्टर स्टेट को भारत से अलग कर देगा, बल्कि उन राज्यों में भी अपने कब्जे को जमा सकता है। इसलिए यह भारत के लिए बहुत ही खास हो जाता है। डोकलाम विवाद पर भूटान ने भारत में लिखित मदद मांगी और विश्व स्तरीय कानून के आधार पर यदि कोई देश अपनी संकटकालीन स्थिति में पड़ोसी देश से मदद मांगता है तो पड़ोसी देश बिना किसी हिचक के अपने पड़ोसी देश की सहायता कर सकता है। तो दोस्तों, यह देख सकते हैं, इसके बीच भी भारत चीन संबंध, सीमा विवाद के बीच भी देखा जाए तो बराबर व्यापार बना हुआ है। यानी 3488 किलोमीटर भारत और चीन के बीच सीमा है, जिसमें पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर 1597 किलोमीटर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र उत्तराखंड 545 किलोमीटर, पूर्वी सेक्टर यानी यहाँ वाला ये सिक्किम वाला क्षेत्र कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश 1346 किलोमीटर। तो इस तरह से पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन में भारत अपना दावा करता है, जो कि 1962 से इस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। तो पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि तवांग जिले में झड़प हुई थी। चीन मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है और चीन अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को यह कहता है दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा। इसके बावजूद भी भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ रहा है। 2021-22 तक द्विपक्षीय व्यापार 115 अरब डॉलर हो गया, लेकिन व्यापार घाटा अभी भी भारत के लिए अहम मुद्दा है। दोस्तों, साल 2021-22 में व्यापार घाटा करीब 65 अरब डॉलर रहा और भारत कहता है कि चीन भारतीय सामानों को बाजार तक पहुंचने में रुकावटें पैदा करता है, जबकि चीन इसे संरचनात्मक समस्या बताता है और इस तरह से भारत में वह अपनी पैठ जमाना चाहता है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी देखा जाए तो भारत और चीन कई बार
साथ आए। ग्लासगो सम्मेलन में भी चीन और भारत एक साथ थे। इसी तरह से कार्बन इमिशन की अगर बात की जाती है तो इस पर जैसे विदेशी ताकतें हैं, जो विकसित देश हैं, चीन और भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। ऐसे में भारत चीन इन मुद्दों पर सहमति होती है, चाहे वह WTO का मुद्दा हो, विश्व व्यापार संगठन का मुद्दा हो। हर इन मुद्दों पर भारत और चीन एक साथ नजर आते हैं। इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच सीमा विवाद यह लगातार बना हुआ रहता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 1 और 12 पर ही आया है। इसको हम राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। इसमें बात की जा रही यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अनुच्छेद 44 में इसके बारे में उल्लेख है। तो दोस्तों, कानून मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभा में बताए हैं कि राज्य समान नागरिक संहिता पर कानून बना सकते हैं और अनुच्छेद 44 में यह प्रदान किया गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों, इस समय सदन में भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद भी कॉमन सिविल कोड को एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया और यह 63 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 23 सदस्यों ने इसका विरोध किया। तो दोस्तों, इसको लागू करने की मांग क्यों की जा रही है, इसके लागू होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और समान नागरिक संहिता क्या होती है, इन सब के बारे में आइए जानकारी हासिल करते हैं। तो समान नागरिक संहिता क्या है? तो समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी, जो कि धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने आदि में लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू विवाह 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। और दोस्तों, अनुच्छेद 44 क्या है? यह हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है। हालांकि यह राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है यह लागू करने योग्य नहीं है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 47 राज्य को नशीले पेय या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का निर्देश देता है। हालांकि देश के अधिकांश राज्यों में खपत के लिए शराब बेची जाती है। तो दोस्तों, कानूनी विशेषज्ञों की इस पर अलग अलग राय है। कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर बटे हुए हैं कि क्या किसी राज्य के पास समान नागरिक संहिता लाने की शक्ति है। उत्तराखंड, गुजरात, इन सब राज्यों में इस पर चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश भी इस पर समिति बनाने की बात कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव एजेंडे में था। इवन भारतीय जनता पार्टी के 2019 के एजेंडे में था कि पूरे भारत में समान नागरिक संहिता होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है, चूंकि विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार जैसे मुद्दे संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जो 52 विषयों की सूची है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकारों के पास इसे लागू करने की शक्ति है। हालांकि अनुच्छेद 44 कहता है कि एक यूसीसी भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों पर लागू होता है, जिसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि अलग अलग राज्यों के पास वह शक्ति नहीं है। तो यूसीसी लाने के लिए राज्यों को शक्ति देने से कई व्यवहारिक मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या होगा यदि गुजरात में यूसीसी और उस राज्य में शादी करने वाले दो लोग राजस्थान चले जाते हैं, तो वे किस कानून का पालन करेंगे? हालांकि दोस्तों, यह भाजपा के एजेंडे में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा था कि हम इसे लागू करेंगे। तो समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति कैसे हुई? तो समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। दोस्तों, यह भी सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण के बाहर रखा जाए। दोस्तों, इसके लिए राव समिति का गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में हुई वृद्धि को देखते हुए 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाई और इस समिति का काम हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करना था। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की
जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। और समिति ने 1937 में समीक्षा की और हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार के नागरिक संहिता की मांग की। और राव समिति की रिपोर्ट का प्रारूप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति को प्रस्तुत किया था। और 1952 में हिंदू कोड बिल दोबारा पेश किया गया और बिल को 1956 में उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में अपनाया गया था। तो दोस्तों, ऐसे में अब समान नागरिक संहिता की मांग पूरे देश में उठने लगी है और कई भाजपा शासित राज्यों में इस पर क्रियान्वयन करने की शुरुआत भी हो गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, फिर संख्या 8 पर आया हुआ है, इसको राज्य व्यवस्था से ही जोड़ा जा सकता है। व्हाट आर केरलास यूनिवर्सिटी लॉ बिल या अमेंडमेंट जो आया हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि केरल सरकार और केरल राज्य के बीच लगातार तनातनी चल रही है। तो हाल ही में केरल की वामपंथी सरकार ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाकर उनकी जगह प्रख्यात शिक्षाविदों को इस पद पर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय कानून विधेयक को विधानसभा में पेश किया है। अब विधेयक में क्या होगा कि विश्वविद्यालय का कुलपति शिक्षाविद होगा, ना कि गवर्नर होगा। और दोस्तों, विधेयक में कुलपति पद के लिए 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। और इस विधेयक के अनुसार कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, समाज विज्ञान, मानविकी, साहित्य, कला, संस्कृति, कानून, लोक प्रशासन समेत विभिन्न क्षेत्रों के किसी शिक्षाविद या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर सकती है। हालांकि विपक्षी गठबंधन यूडीएफ के विधायकों ने कुछ आपत्तियां जताते हुए कहा, अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यही कहा कि यह विधेयक जल्दबाजी में तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधेयक में कुलपति के लिए उम्र सीमा और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी शीर्ष पद पर बिठा सकती है। इससे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता नष्ट होगी और वह महज सरकारी विभाग बनकर रह जाएगा। हालांकि कानून मंत्री ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की आपत्तियों को राजनीतिक बताकर खारिज कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों, विपक्षी दल कांग्रेस ने एक शिक्षाविद को एक कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करने पर आपत्ति जताई। इवन कांग्रेस ने यह भी सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को चांसलर के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। और साथ ही विपक्ष ने यह भी कहा कि हर विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग कुलाधिपति की जरूरत नहीं है। और विपक्ष ने यह भी कहा कि इसके लिए चयन समिति बनाई जाए जिसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करने का प्रावधान विधेयक में होना चाहिए था। चर्चा के दौरान प्रदेश के कानून मंत्री ने बताया कि किसी जज को चयन समिति का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष बेहतर विकल्प होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय के शीर्ष पद पर नियुक्त होने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना अंतिम विकल्प नहीं हो सकता। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में लगातार यह विवाद चला आ रहा है। दोस्तों, इससे पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार के बीच कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति और अन्य कई मुद्दे सामने आए हैं। दोस्तों, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हाल ही में कन्नूर विश्वविद्यालय में मलयालम की एक एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी थी। विश्वविद्यालय की जिस पद पर चयन हो रहा था उस पद पर प्रिया वर्गीय को साक्षात्कार में पहला स्थान प्राप्त हुआ था, जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव के रागेश की पत्नी है। इस घटना पर केरल में सियासी बवाल मच गया था और तभी से लेकर अब तक वहां पर यह बवाल चल रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। दोस्तों, इसको आप 3 भाग में प्रश्न के उत्तर को तोड़ लीजिए। इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। पहला ही टॉपिक था भूमिका, मध्य भाग और अंत में निष्कर्ष। यानी कहने का मतलब है कि पृथक्करण का सिद्धांत आवश्यक है, लेकिन तीनों न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को हस्तक्षेप ना करें। अब बढ़ते हैं दूसरा महत्वपूर्ण, क्या आरटीआई नागरिक और सरकार के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है जैसा कि इसका उद्देश्य था? समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। दोस्तों, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। इसको भी आप 3 भागों में तोड़कर भूमिका, मुख्य भाग, मध्य भाग और अंत में निष्कर्ष पर जाकर के इसका संतुलित उत्तर लिखिएगा। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता क्या है?
यह संविधान के किस भाग में निहित है और सर्वप्रथम किस देश ने इसे अपनाया था। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।